हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम बात करेंगे अकबरनामा एंड आईने अकबरी के बारे में। अकबर ordered one of his close friends and courtiers, अबुल फजल, to write a history of his reign। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोर्टियर्स क्या होते हैं। देखो, जो राजा के एडवाइजर्स होते हैं ना, उनको कोर्टियर्स कहते हैं। एंड कोर्टियर्स जो हैं वो राजा के एक कंपेनियन भी होते हैं, मतलब टाइम टू टाइम राजा को सलाह देते हैं, मशवरा करते हैं, तो उनको हम कोर्टियर्स कहते हैं। ओके, तो अकबर के भी काफ़ी सारे क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर्स थे, जिनमें से एक थे अबुल फजल। अकबर ये चाहते थे कि उनके रेन को, मतलब उनके रूलिंग टाइम पीरियड की हिस्ट्री को लिखा जाए। ठीक है, अकबर ये चाहते थे कि मतलब जो भी उनका शासन काल रहा है उसको रिटन में लिखा जाए और किताबों में समेट दिया जाए। तो अब अकबर जो है इस चीज़ के लिए अपने फ्रेंड को, मतलब जिनका नाम था अबुल फजल, उनको कहते हैं कि वो उनके रूलिंग टाइम पीरियड को लिखे। अबुल फजल रोट 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन। तो अबुल फजल ने जब अकबर के रूलिंग टाइम पीरियड को लिखा तो वो 3 वॉल्यूम में लिखा। ठीक है, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 बुक लिखी। तीनों बुक में इन्होंने अलग अलग इवेंट्स के बारे में जिक्र किया एंड तीनों बुक को कंपाइल करके इन्होंने नाम दे दिया अकबरनामा। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो 3 बुक लिखी, इनको एक साथ कंपाइल कर दिया और इसको क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया अकबरनामा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। The first volume dealt with Akbar's ancestor. The second volume recorded the events of Akbar's reign. The third volume is Ain-i-Akbari. देखो, फर्स्ट वॉल्यूम में किस चीज़ के बारे में लिखा गया? फर्स्ट वॉल्यूम में अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया। मतलब फर्स्ट वॉल्यूम में आप देखेंगे ना, जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें हिस्ट्री ऑफ तिमूर्स फैमिली आपको देखने को मिलेगा, बाबर के रूलिंग टाइम पीरियड एंड हुमायूं का रूलिंग टाइम पीरियड आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा इसी वॉल्यूम में आपको सूरी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस बुक में मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा अबुल फजल ने फर्स्ट वॉल्यूम में अकबर के चाइल्डहुड, इनकी अपब्रिंगिंग, इनके बारे में भी लिखा है। अगर हम सेकंड वॉल्यूम की बात करें तो सेकंड वॉल्यूम में अबुल फजल ने अकबर के टाइम पीरियड में जो मेजर इवेंट्स हुए हैं उनको रिकॉर्ड किया है, जैसे बैटल्स वगैरह हो गई। तो बैटल्स वगैरह में जैसे कि ये भी बताया है कि किस तरीके से बैरम खान एंड अकबर ने बैटल ऑफ पानीपत जीता था अगेंस्ट हेमचंद्र विक्रमादित्य। फिर अगर हम थर्ड वॉल्यूम की बात करें तो थर्ड वॉल्यूम है आईने अकबरी। इसमें जो है आईने अकबरी में आपको बहुत सारा डिटेल देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि आईने अकबरी में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, द रेवेन्यूज, जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। तो आपको ना थर्ड वॉल्यूम में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, उनका हाउस होल्ड, उनकी आर्मी कैसी थी, एंड उनके रेवेन्यूज़ कैसे जनरेट होते थे, वो रेवेन्यूज़ कैसे कलेक्ट करते थे। इसके अलावा उनके एम्पायर की जियोग्राफी, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकेशन है, वो सब आपको जानने को मिलेगा। एंड हैविंग सेड दैट, it also provides rich details about the traditions and cultures of the people living in India। मतलब आपको इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि इंडिया का जो ट्रेडिशन है उस टाइम पर कैसा था, कल्चर कैसा था, लोग कैसे रहते थे। इसके अलावा आपको ना यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा, देखो जैसे कि हमने ये ऊपर पढ़ा था ना यहाँ पे, कि अकबर के टाइम पीरियड में जो है किस तरीके से क्रॉप यील्ड्स को केयरफुल तरीके से सर्वे किया गया, और ये किया था टोडरमल ने। इन सब के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा, बट कौन सी वॉल्यूम में? वॉल्यूम 3 में। ठीक है, जो कि है आईने अकबरी। The most important aspect about Ain-i-Akbari is its rich statistical details about things as diverse as crops, yields, प्राइसेस, वेजेस एंड रेवेन्यूज़। आईने अकबरी में आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में एक
डेटा देखने को मिलेगा। स्टैटिस्टिकल्स डिटेल्स मींस एक प्रॉपर डेटा देखने को मिलेगा कि क्रॉप्स वगैरह कहाँ कहाँ प्रॉपर तरीके से ग्रो होती थी, उस क्रॉप्स के हिसाब से उनका क्या क्या कैसा कैसा प्रोडक्शन था, क्या क्या प्राइसेस थे, कैसा वेजेस दिया जाता था, कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाता था, एंड अलग अलग जो लैंड होती थी ना उनसे अलग अलग तरीके से रेवेन्यू को जनरेट किया जाता था। तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज। अकबर की पॉलिसी के बारे में अब हम जानेंगे। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book The Akbarnama, in particular in its last volume Ain-i-Akbari। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अकबर ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई अपने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में, उस पॉलिसी को अबुल फजल ने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। कौन सी बुक में? अकबरनामा में। तो जैसा कि हमने ये देखा था कि अकबरनामा जो बुक लिखी किसने? अबुल फजल ने। किसके बारे में लिखी गई? ये लिखी गई अकबर के रूलिंग टाइम के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा गया। इसमें कितनी वॉल्यूम है? 3 वॉल्यूम है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें किस बारे में बात की गई है? अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में बात की गई है। एंड जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें अकबर के मेजर इवेंट्स के बारे में बात की गई है। लेकिन जो थर्ड वॉल्यूम है इसका नाम क्या है? आइन-ए-अकबरी। ध्यान रखना, आइन-ए-अकबरी अकबरनामा का ही पार्ट है। ठीक है, तो आइन-ए-अकबरी इज द थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा। तो जो ये थर्ड वॉल्यूम है आइन-ए-अकबरी, इसमें अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में बात की गई है, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called Subas, governed by Subedar, who carried out both political and military functions। बड़ा important part है, ये ध्यान से समझना है आपने। देखो, अबुल फजल ने ये बताया है आइन-ए-अकबरी में कि जो अकबर का एम्पायर था उसको अलग अलग प्रोविंस में बांटा गया, जिसे कहा गया सूबाज। अलग अलग सूबाज को गवर्न करने के लिए सूबेदार को अपॉइंट किया गया। सूबेदार का काम था पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस का ध्यान रखना। अब इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझो। जैसे कि ये हमारा पूरा देश हो गया, एक मतलब अजम्पशन लगा के चल लो, यहाँ पर ये हमारी कंट्री है। ठीक है, तो हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट्स हैं, पता है ना आपको? अलग अलग ये जो है स्टेट्स हो गए, राइट। इन अलग अलग स्टेट को जो है गवर्न करने के लिए चीफ मिनिस्टर है हर जगह। अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो कि पूरे स्टेट को गवर्न करते हैं, राइट। इन द सेम वे अगर हम अकबर के एम्पायर की बात करें, ऐसे ये अकबर का एम्पायर है। अलग अलग जो है इसमें प्रोविंसेस बनाए गए। जैसे हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे देश में। ऐसे ही अकबर का जो एम्पायर है, इस एम्पायर में अलग अलग प्रोविंसेस थे। इन प्रोविंसेस को कहा जाता है सूबाज। क्या कहा जाता है? सूबाज कहा जाता है। और इन अलग अलग सूबाज को, सूबाज का मतलब हो गया एरिया, ठीक है, टेरिटरी। तो ये जो अलग अलग एरियाज है, मतलब जिनको सूबाज कहा गया, इनको गवर्न करने के लिए एक जो है सूबेदार को अपॉइंट किया गया। तो ये जो डिफरेंट सूबा है इसके लिए अलग सूबेदार है, ये सूबाज के लिए अलग सूबेदार है। तो अलग अलग सूबाज के लिए अलग अलग सूबेदार को अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो हर सूबाज का क्या होता था? सूबेदार। एंड इस सूबेदार का काम क्या होता था? वहाँ जो एरिया जो वो संभाल रहा है, उस एरिया के पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस को कैरी करना, उसको ध्यान में रखना, उसको फंक्शन करना। ठीक है, ईच प्रोविंस, तो प्रोविंस को अकबर के टाइम पर क्या कहा गया? सूबाज। सो ईच प्रोविंस कह लो या ईच सूबाज। सो ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फिनेंशियल ऑफिसर और दीवान। अब सूबेदार के साथ जो फिनेंशियल काम को संभालता था उसको क्या पोजीशन दी गई? दीवान की पोजीशन दी गई। ठीक है, जैसे कि देखो, ये अकबर का एम्पायर है, ये अलग सूबाज है,
इन सूबाज में ये जो एक होगा ये होगा क्या, ये सूबेदार होगा, इसके साथ एक और दीवान को जो है जोड़ लिया गया। तो सूबाज में सूबेदार का काम होता था पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस का ध्यान रखना, एंड जैसे ये सूबा है इसके जो फिनेंशियल थिंग्स है उसका ध्यान कौन रखता था, वहां का दीवान या फिनेंशियल ऑफिसर। For maintenance of peace and order in his province, the सूबेदार was supported by other officers. अब अलग अलग सूबाज में अलग अलग सूबेदार होते थे। सूबेदार का काम पॉलिटिकल मिलिट्री फंक्शंस को ध्यान में रखना था, लेकिन अलग अलग सूबाज में फिनेंशियल काम को करने के लिए दीवान को अपॉइंट किया गया, राइट। एंड इसके अलावा सूबाज में शांति बनी रहे, पीस बना रहे, एक ऑर्डर से काम हो, तो इसके लिए सूबेदार को जो है हेल्प करने के लिए ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया गया, क्योंकि एक इंसान के बस की बात नहीं है ना इतना कुछ जो है संभालना, इसलिए। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि सूबेदार्स की हेल्प के लिए कौन कौन से अलग अलग ऑफिसर्स थे। एक तो थे बख्शी, जो कि थे मिलिट्री पे मास्टर, मतलब मिलिट्री वगैरह को पे करना। इसके अलावा आर्मी में जो सोल्जर्स हैं उनको रिक्रूट करने का काम बख्शी का होता था। फिर थे सद्र। सद्र में मतलब इनका काम क्या होता था, रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स का ध्यान रखना, तो ये रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रनेज थे। इसके अलावा फौजदार्स। फौजदार्स कौन होते हैं, मिलिट्री कमांडर्स, जो मिलिट्री को कमांड करते हैं। फिर एक कोतवाल। कोतवाल कौन होते हैं, जो टाउन पुलिस कमांडर होते हैं, मतलब जो पुलिस वगैरह उसे कोतवाल कहते हैं। ये वर्ड आपने आजकल सुने भी होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो आपको किताबों में जो है मिल जाएंगे ये। तो देखो आपको यहाँ पर अभी क्या ध्यान रखना है, ये है पूरा का पूरा अकबर का एम्पायर, समझो। एंड अलग अलग एम्पायर में अलग अलग सूबाज हैं, अलग अलग सूबाज में अलग अलग सूबेदार हैं। सूबेदार की हेल्प के लिए अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया, जैसे कि दीवान का काम फिनेंशियल थिंग्स को कंट्रोल करना, बख्शी का काम मिलिट्री पे मास्टर मतलब मिलिट्री वगैरह का ध्यान रखना, सोल्जर्स वगैरह को रिक्रूट करना, सद्र का काम रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स का ध्यान रखना या रिलीजियस एंडोमेंट्स का ध्यान रखना, फौजदार्स का काम मिलिट्री को कमांड करना, कोतवाल का काम जो है ताकि मतलब जो पुलिस का काम होता है, मतलब कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सजा देना है नॉल। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक सूबाज में सूबेदार जो होता था उसकी हेल्प के लिए अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था, ताकि वो सूबा एक ऑर्डर में चल पाए, वहाँ पर एक पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहे। लेकिन सूबा जो है वो बहुत बड़ा प्लेस होता था, ऐसा नहीं है कि छोटा प्लेस होता था, सूबाज काफ़ी बड़ा होता था, काफ़ी बड़े एरिया को सूबाज कहा जाता था। अब इन सूबाज को भी अलग अलग ऐसे जागीर्स में बांट दिया जाता था। जागीर्स मतलब अलग अलग लैंड में, ठीक है। तो जैसे ये सूबा, इसको अलग अलग ऐसे जागीर में बांट दिया जाता था, ठीक है। अब ये जो जागीर है इनमें एक मनसबदार को अपॉइंट किया जाता था। जो मनसबदार्स होते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये काम होता था मनसबदार का। जैसे ये जो एक पूरा सूबा है इसमें ये अलग अलग जागीर है, अलग अलग जागीर में अलग अलग मनसबदार होते थे, और ये जो मनसबदार्स हैं ये अपने अपने एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, राइट। तो ये जो है ये चीज़ आपने यहाँ पर समझनी है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अभी काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी कि मनसबदार्स क्या होता है, एंड अलग अलग ऑफिसर्स जो थे मतलब जो सूबेदार को हेल्प करते थे वो कौन कौन थे, सूबेदार का काम क्या होता है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो वो शायद आपकी कन्फ्यूजन अभी दूर हो गई होगी। अब जो ये नेक्स्ट पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन अपनी जो पढ़ाई है वो करते रहें। अगर कोई डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ़ यू हैवंट लाइक्ड एंड सब्सक्राइब्ड प्लीज़ डू। थैंक यू सो मच।